नमस्कार। पहले बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के पद परिचय नामक एक महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार करेंगे। ये अपने आप में आपकी एक परीक्षा है। इस पद परिचय नामक बिंदु की पढ़ाई से या इसके ज्ञान लेने से आपका साथ साथ एक जांच प्रकरण भी चल रहा है, क्योंकि अब तक हमने व्याकरणिक बिंदु में जो चीजें सीखी हैं उन सब का इसमें उल्लेख हमें हमारे मस्तिष्क पर जोर लगाते हुए करना पड़ेगा। जैसे विकारी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अविकारी शब्द, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, ये 8 प्रकार के जो हमने शब्द पढ़े हैं, इन्हीं का इसमें हमें पूछा जाता है कि ये पद जो आया है वाक्य में, ये 8 में से कैसा शब्द है। इसलिए इसको सहज लेते हुए सीखिए। पद परिचय में सबसे पहली बात है, पद परिचय क्या है। सामान्यतः एक स्वतंत्र शब्द, कोई भी स्वतंत्र शब्द जब किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तब हम उसको पद कहते हैं। यानी शब्द तो सामान्यतः शब्द है ही है, लेकिन जब वो वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वो अपने आप में पद कहलाने लगता है व्याकरणिक बिंदु के दृष्टिकोण से। इसलिए उस शब्द की सभी भूमिकाओं का परिचय देना ही पद परिचय है, या इसी को पदान्वय, इसी को पद व्याख्या के नाम से जाना जाता है। आप इसमें भ्रम में ना रहें। प्राय करके छपी पुस्तकों में ये मिलता है, पद परिचय करिए, पद परिचय सीखिए, लेकिन इसी को पदान्वय के रूप में पूछा जा सकता है कि दिए वाक्य का पदान्वय कीजिए या पद व्याख्या कीजिए, एक ही बात है। अतः तीनों शब्द एक ही कार्यक्रम के लिए प्रयुक्त होते हैं व्याकरण में। और अब हम आगे बढ़ेंगे। जैसे अब इसकी परिभाषा आपसे कोई पूछे कि पद परिचय क्या है, तो एक वाक्य में परिभाषा दीजिए। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द पद कहलाता है, और उस पद का, वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द का भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक आदि का परिचय के साथ ही वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों के साथ उसका संबंध का उल्लेख करना भी पद परिचय होता है। और अब यहाँ हम इस बिंदु को सामने शामपट मन एक सारणी बना रखी है, उस आधार पर सीखेंगे, अभ्यास करेंगे। पद परिचय, पद परिचय से संबंधित जब भी कोई प्रश्न आपके सामने आए तो आप सबसे पहले उसमें ये सोचें कि वो 8 में से क्या है। ये इसीलिए मैंने शुरू में आपको कहा था कि ये आपकी सबसे पहली परीक्षा है पद परिचय के माध्यम से, कि आपने 8 प्रकार के विकारी और अविकारी 4 सीखे हैं, उनको ठीक से समझ लिया है क्या। और ये सुनिश्चित करें कि कोई भी पद परिचय में किसी वाक्य में आया हुआ शब्द निश्चित रूप से उन 8 में से कोई ना कोई है। उन 8 में से एक ही प्रकार का शब्द है वो। इसलिए हमें वो 8 याद रहने चाहिए, हमारी स्मृति में रहने चाहिए, और उनकी पहचान करनी चाहिए कि ये 8 में से क्या है। देखिए अब वो 8 क्या क्या है। पहला है संज्ञा शब्द, यानी वाक्य में आया हुआ शब्द संज्ञा है, तो उस संज्ञा शब्द का परिचय दीजिए कि वो संज्ञा शब्द है तो कौन सी संज्ञा है, उसका क्या भेद है, क्या लिंग है, और कैसे वचन में है, वो एक वचन है या बहुवचन है। ये सब बातें बताते हुए दूसरे शब्दों से उसका क्या संबंध है, आदि आदि बातें बता करके हम उस संज्ञा का पूर्ण परिचय दे सकते हैं। दूसरी प्रकार का शब्द
संज्ञा के अलावा हमें उस वाक्य में आवश्यकता है सर्वनामिक पद या सर्वनाम का पद परिचय देना। तीसरा है विशेषण शब्द का पद परिचय देना, और चौथा है इसमें क्रिया शब्द का पद परिचय देना, और पांचवा है अव्यय शब्द का पद परिचय देना। तो ये आपसे एक छोटा सा प्रश्न कभी पूछा जा सकता है कि पद परिचय में मुख्यतः कितने बिंदु काम में लिए जा सकते हैं, या पद परिचय कितने प्रकार का हो सकता है। इसमें आप सीधी सी बात रखिए, इसमें 5 बिंदु विशेष करके 5 बिंदु काम में लिए जाते हैं यदि उन पर लागू होते हैं तो, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय शब्द का परिचय। अब देखिए ये पांचों बातों में फिर हम आगे बढ़ेंगे। अव्यय शब्द के भी इसी तरह से 4 भेद हमने सीखे हैं, या विकारी शब्द के भी 4 भेद सीखे हैं, उसके भी फिर 4 रूप ये सीखिए। नीचे की सारणी में लिखा है अव्यय शब्द का पद परिचय। तो उसमें पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, और तीसरा है संबंध बोधक अव्यय, और चौथा इसमें है विस्मयादि बोधक अव्यय। अतः हम सामान्यतः यूं लेते हैं, इनमें प्रथम 4 पद विकारी हैं, इनमें भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक तथा अन्य पदों से संबंध बताना पड़ता है। परंतु दूसरी प्रकार के जो अविकारी शब्द हैं उनकी पहचान करके उसके भेद का उल्लेख कर दें। मेरे कहने का आशय यह है कि ये दूसरी प्रकार के जो अव्यय शब्द हैं इनमें सिर्फ आपको पहचान करनी पड़ेगी कि अव्यय में से कौन सा है और उसका क्या भेद है, क्योंकि इनमें कोई विकार तो पैदा होता नहीं है, इसलिए ना इन ऐसे शब्दों के कोई वचन लागू है, ना लिंग लागू है, ना उसकी कोई क्रिया का स्वरूप लागू है। इसलिए ऐसी स्थिति में उसके लिए किसी प्रकार का अन्य उल्लेख नहीं करना है, सिर्फ उसका भेद बताते हुए, उसका नाम लिखते हुए कि ये अमुक है और उसका भेद का उल्लेख कर दीजिए। यानी इसमें सिर्फ 2 ही बिंदु काम में आएंगे, इसलिए ये आसान है। और अब हम अभ्यास करेंगे इसके। प्रथम 4 पद विकारी हैं, इनमें भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक, अन्य पदों से संबंध बताना पड़ता है, परंतु दूसरी प्रकार के विकारी शब्द उनकी पहचान करके उसके भेद का उल्लेख कर दें। अब हम श्यामपट के ऊपर लिखे कुछ वाक्य हैं, इनका आप और मैं साथ साथ अभ्यास करेंगे। पहला है राम ने श्याम को पुस्तक दी, और इसमें ये प्रश्न, इस तरह का कोई प्रश्न देकर के आपको कई तरह की बातें पूछी जा सकती हैं। जैसे दिए वाक्य में संज्ञा शब्द की पहचान करके उसका पद परिचय लिखिए। अब संज्ञा शब्द भी पहचानिए आप इसमें, और स्वयं उसकी पहचान करके यदि 1 शब्द है, यदि 2 है, यदि 3 है, तो उनका तीनों का संज्ञा के रूप में पद परिचय दीजिए। तो यहाँ आपकी 2 तरह की जांच हो गई कि उस शब्द को पहचानना और फिर उसका पद परिचय देना। तो यहाँ आपको याद आना चाहिए कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के पद परिचय की पहचान में 4-5 बिंदु दिए जाते हैं। तो हमें इनमें पहले तो ये पहचाननी पड़ेगी इस वाक्य में कि साहब संज्ञा कौन कौन सी है। प्यारे बच्चों ध्यान दो, राम इसमें संज्ञा शब्द है, श्याम संज्ञा शब्द है, और पुस्तक ये संज्ञा शब्द है। इसलिए इसका परिचय देने के लिए हमें दिमाग पर थोड़ा सा बल लगाते हुए, दिमाग पर थोड़ा सा ध्यान लगाते हुए सोचेंगे। राम साहब, राम संज्ञा, राम शब्द लिख करके उसके आगे डेश लगा के लिखना शुरू कीजिए, संज्ञा कामा। और फिर सोचिए कैसी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि राम एक व्यक्ति है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर आइए लिंग, पुल्लिंग, क्योंकि राम पुरुष है। यदि यहाँ किसी लड़की स्त्री का नाम होता कि लीला ने श्याम को पुस्तक दी तो स्त्रीलिंग बता देते। फिर वचन, एक ही व्यक्ति है इसलिए एक वचन। और साहब काम का करने वाला है, श्याम को पुस्तक इसने दी है, इसलिए ने की विभक्ति के साथ ये बताइए
नियम विभक्ति के साथ कर्ता कारक, और दी क्रिया का कर्ता। इस तरह से सोच करके आपने राम संज्ञा शब्द की पद व्याख्या कर दी तो सर्वोत्तम है। फिर दूसरा शब्द इसमें इसी वाक्य में है श्याम। तो ऐसा ही श्याम के लिए सोचेंगे, श्याम संज्ञा, और साहब कैसी संज्ञा, वही बात है व्यक्ति का नाम है इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसका भेद बता दिया। फिर सवाल आया लिंग का, पुलिंग, एक वचन, को विभक्ति के साथ कर्म कारक, और दी पुस्तक का कर्म। इस तरह से आज की पहचान करके हमने शाम की विपद व्याख्या पूर्ण कर दी। तीसरा शब्द इसी में है पुस्तक, क्योंकि जो संज्ञा शब्द है उनकी पहचान करके आपको यदि पूछा जाता है तो तीनों की पद व्याख्या करनी पड़ेगी। या फिर इसमें कोई चिन्ह लगा है पुस्तक पर और श्याम पर चिन्ह नहीं है, केवल राम के चिन्ह लगा हुआ है और ये कहा हुआ कि रेखांकित शब्द की पद व्याख्या कीजिए, तो फिर आपको जबरदस्ती रेखांकित राम की व्याख्या कर देनी है, श्याम और पुस्तक की पद परिचय नहीं करना है। इन बातों का ध्यान रखते हुए हम इसको सीखेंगे। पुस्तक शब्द जो है ये जातिवाचक संज्ञा में है, अतः पुस्तक पहला बिंदु लिखिए, संज्ञा कामा जातिवाचक संज्ञा, एक वचन, और सवाल आया लिंग का। तो पुस्तक कौन सी लिंग है? प्यारे बच्चों, यह एक विचारणीय बिंदु है कि जो सजीव चीज है उसके तो लिंग का कोई चिन्ह होता है। जैसे कुत्ती का पिल्ला सामने पड़ा है और हम जा रहे हैं, दो साथी साथ साथ, उनमें एक कहते रहे पिल्ला है पिल्ली है, तो उसको उठा के हम उसके चिन्ह को देख लेते हैं कि ये वही पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो उसका निर्धारित चिन्ह होता है। लेकिन ये तो सजीव के लिए ही होता है। ऐसी स्थिति में निर्जीव के लिए उसकी संज्ञा का निर्धारण, उस संज्ञा शब्द का या सर्वनामिक शब्द का या विशेषण शब्द का लिंग का निर्धारण कैसे करें? तो ये आप अपने स्वविवेक से, खुद के विवेक से, या यूं कहूं कि उस वाक्य में उसको क्रिया से जोड़ते हुए सीखिए कि इस शब्द का क्या लिंग है। पुस्तक दी, अब इस वाक्य को कोई यूं बोले कि मेरी पुस्तक खो गया, तो ये मूलतः गलत है। इसको शुद्ध रूप में यूं कहना पड़ेगा कि मेरी पुस्तक खो गई, और खो गई क्रिया अपने आप में स्त्रीलिंग बता रही है, इसलिए पुस्तक की लिंग बताते समय आप कहें स्त्रीलिंग। ऐसे लिंग की अपने स्वविवेक से, खुद के ज्ञान से पहचान करते हुए सीख लीजिए और इसका लिंग स्पष्ट प्रकट लिख दीजिए कि स्त्रीलिंग, एक वचन, स्त्रीलिंग, जातिवाचक संज्ञा, ये दे दिया भेद संज्ञा का देते हुए, और अन्य शब्दों के दी क्रिया की सहायक, और इस तरह से हम इसका तीनों शब्दों का उल्लेख कर चुके। यदि रेखांकित में राम और श्याम के रेखा नहीं है, सिर्फ पुस्तक ही है, तो एक पुस्तक का ही पद परिचय देते हुए हमारा काम पूरा मान देंगे। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। दूसरा वाक्य लिखा है श्याम पट पर, मैं तुम्हारे साथ पढ़ता हूं। अब यहां आपको कोई कहे सर्वनामिक पद की पहचान करके उसकी पद व्याख्या कीजिए, तो यहां आप सर्वनामिक पद को पहचानिए। जैसे मैं, यह सर्वनामिक पद है, और शब्द हैं तुम्हारे साथ पढ़ता हूं, इनसे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें तो सिर्फ सर्वनामिक पद का पद परिचय देना है। तो सर्वनामिक पद में भी क्योंकि ये विकारी शब्दों में से है, इसमें भी वही 4-5 बिंदु हमें बताने पड़ेंगे कि ये उसका भेद, लिंग, वचन और अन्य शब्दों के साथ भेद, इतनी ध्यान रखते हुए हम कहेंगे मैं सर्वनाम। और कैसा सर्वनाम? पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला सर्वनाम का भेद जो है पुरुषवाचक, पुरुष निष्ठ, अनिष्ठ, निज, संबंध, प्रसंग, ये मैंने आपको बताए थे एक सूत्र के रूप में। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुष, निष्ठ, अनिष्ठ, निज, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, पुरुष निष्ठ, अनिष्ठ, निज, संबंध और प्रसन्नवाचक सर्वनाम। इनको याद रखते हुए आप मैं की पहचान कीजिए
कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम है और प्रथम पुरुष है। इसमें पुरुष हमने 3 सीखे थे, प्रथम पुरुष यानी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो यहाँ लिखिए सर्वनाम, म शब्द के आगे लिखिए सर्वनाम और उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम और उत्तम पुरुष, ये साथ के साथ उल्लेख कीजिए। और फिर है पढ़ता हूं पुल्लिंग, क्योंकि इस मैं की पहचान इस क्रिया से कीजिए। अभी अभी आपको बताया था पढ़ता हूं, यदि यहाँ ये होता कि मैं तुम्हारे साथ पढ़ती हूं, ती होता है यहाँ पढ़ती, तो निश्चित रूप से मैं स्त्रीलिंग हो जाती। और यहाँ क्रिया से हमने पहचान करी कि मैं पढ़ता हूं है या पढ़ती हूं, इसलिए फिर वही बात आ गई कि अपने स्वविवेक से सोचिए कि मैं यहाँ स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। क्रिया ये बता रही है कि मैं पुल्लिंग है, इसलिए मैं पुल्लिंग। एक वचन और कर्ता कारक यानी विलुप्त है। उसने या प्रथा राम ने, यहाँ मैंने, ऐसी बात नहीं है। मैं के साथ वाक्य में शुद्ध करने के लिए इसको न की विभक्ति को नहीं लगा गया है, इसलिए यहाँ ये मैं कर्ता कारक है, क्योंकि ये काम का करने वाला है। और पढ़ता हूं क्रिया का कर्ता, कर्ता कारक, पढ़ता हूं क्रिया का कर्ता। इस तरह से एक दूसरे शब्द से इसका संबंध करते हुए हमने यहाँ सर्वनामिक कार्य भी पूरा कर दिया। तीसरा वाक्य है ये वही मोटर है, इसमें भी सर्वनाम पद है और यह के निशान लगा है, तो यहाँ इसका करिए सर्वनाम। और कैसा सर्वनाम है? निश्चित सर्वनाम यह, इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम। मोटर है, इसलिए इसका लिंग पहचानिए मोटर। मोटर आ गया, नहीं गलत है, मोटर आ गई, अब सही हुआ। तो मोटर जो है ये स्त्रीलिंग शब्द हुआ, अतः ये इससे जुड़ा हुआ है, तो ये कहे यह है वही मोटर है, अतः मोटर के साथ इसका संबंध है, तो ये स्त्रीलिंग। एक वचन और बस इसका काम पूरा हुआ। ये सर्वनाम पद का निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। इसके आगे बढ़ेंगे विशेषण का पद परिचय। जैसे यह जादूगर बहुत चतुर है। अब यहां भी ऊपर भी ये शब्द था, लेकिन यहाँ ये सर्वनामिक पद था और यहां भी यही शब्द है यह जादूगर बहुत चतुर है। अब इसमें यहाँ यह जो है ये विशेषण हो गया, सर्वनाम की जगह सर्वनामिक विशेषण हो गया। यह जादूगर बहुत चतुर है, अतः यह शब्द का पद परिचय हमें पहले करना है। यह विशेषण, और कैसा विशेषण? सर्वनामिक विशेषण, पुल्लिंग, क्योंकि जादूगर किससे संबंध है इसका? जादूगरनी होता, ये जादूगरनी बहुत चतुर है तो स्त्रीलिंग बता देते इसको, लेकिन ये जादूगर से जुड़ा हुआ है इसलिए ये पुल्लिंग। और भाई एक वचन और चतुर है का कर्ता। और फिर दूसरा अगला शब्द विशेषण शब्द है चतुर, तो ये चतुर जादूगर की विशेषता बता रहा है, अतः चतुर शब्द में बताएंगे विशेषण। और कैसा विशेषण? विशेषण आपको 3 तरह से बताए हैं, निश्चित रूप से याद रखिए उनको। विशेषण के गुणवाचक विशेषण के 3 रूप बताए हैं, तो ये चतुर शब्द जो है उस जादूगर का गुण बता रहा है, इसलिए गुणवाचक विशेषण। और गुणवाचक में कौन सा गुण है? जैसे प्रथम अवस्था, दूसरी अवस्था और तीसरी मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, तो ये मूलावस्था है। अतः गुणवाचक विशेषण मूलावस्था। और फिर आगे बढ़ेंगे पुल्लिंग और एक वचन और बहुत पर विशेषण का विशेषण या विशेष। इस तरह से जादूगर की विशेषता बताते हुए जादूगर विशेष का विशेषण है। इस तरह हमने इसकी विशेषण की पद व्याख्या कर दी। और इसके बाद में 5वां है राम ने रावण को मारा।
यहाँ क्रिया विशेषण के क्रिया के रूप में आपसे पद परिचय करवाया जाएगा। जैसे राम करता है, रावण कर्म है, लेकिन यहाँ क्रिया है मारा, तो आपको कह दिया जाए कहीं भी कोई वाक्य देकर के क्रिया पहचान करके उसके पद विवेचन कीजिए या पद व्याख्या कीजिए, तो आप मारा शब्द को लीजिए। मारा, इसमें क्रिया शब्द है, ये क्रिया। और क्रिया में भी कैसी क्रिया? भूतकालिक क्रिया, यानी काम पीछे हो चुका है। फिर आप इस पर आइए, किस कर्ता की क्रिया ना, लिंग। लिंग में आ जाइए, पुल्लिंग और एक वचन। राम ने रावण को मारा, और भूतकालिक क्रिया हो ही गई क्योंकि भूतकाल में मारा है। और इसमें फिर आप उल्लेख कर सकते हैं, राम ने रावण को मारा, राम कर्ता की क्रिया और रावण कर्म की क्रिया। इस तरह से बताते हुए क्रिया के विवेचन को पूरा कर दीजिए। ये हुआ राम ने रावण को मारा, इसमें क्रिया विशेषण की पहचान। अब बच्चों, इसमें सबसे मुख्य बात तो ये थी कि ये 4-5 वाक्यों की जो हमने अभ्यास किया है, इसमें सबसे पहले मुख्य बात आपको ये बताई कि इसमें 8 में से क्या है। और अब हम आते हैं क्रिया विशेषण, यानी अव्यय शब्द का पद परिचय। वही 4 इसमें है, जैसे क्रिया विशेषण का अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। ये हमने पूर्व अभ्यास में अच्छी भली प्रकार सीखा है। क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे ये घोड़ा तेज दौड़ता है, अब हम इससे आगे बढ़ रहे हैं। जैसे हमने मुख्यतः विकारी शब्दों के पद परिचय सीखे, और अब हम अभ्यास करेंगे अव्यय शब्द का पद परिचय या अविकारी शब्द का पद परिचय, जिसमें क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक अव्यय इसमें शामिल हैं। इसमें मैंने श्यामपट के ऊपर आपके सामने अभ्यासार्थ 4 वाक्य लिखे हैं, छोटे छोटे। पहला है मैं वहाँ पढ़ा था, दूसरा है मैं रोज प्रातः प्राणायाम करता हूँ, अब यहाँ आप ध्यान दें कि वहाँ जो शब्द है, जो इसमें चिन्हित है लालशाही से, ये हमें उस स्थान का बहुत करा रहा जहाँ हम पढ़े थे। अतः ऐसी स्थिति में काल स्थान वहाँ शब्द जो है ये क्रिया विशेषण तो है ही है, क्योंकि पढ़ा था क्रिया की विशेषता बता रहा है और स्थान बता रहा है कि वहाँ पढ़ा था। इसलिए इस पर आप शायद प्रक्रिया से यूँ विचार करें कि वहाँ शब्द जो है ये क्रिया विशेषण है, एक उल्लेख हो गया। और क्रिया विशेषण में काल स्थान रीति परिमाण में 4 भेद हमने पढ़े थे कि वो काल का बोध करा रहा है, स्थान का बोध करा रहा है, रीति का करा रहा है। इस तरह से यहाँ हम वहाँ शब्द को लेंगे स्थान बोध क्रिया, तो ये वहाँ शब्द का इसमें लिंग वचन काल कारक कुछ भी लागू नहीं होता है। इसका सिर्फ 2 ही बिंदु थे, क्रिया विशेषण और स्थान बोध क्रिया विशेषण, और इति काम पूरा हुआ इसका पद परिचय का। दूसरा वाक्य मैंने लिखा है, जैसे मैं रोज प्रातः प्राणायाम करता हूँ। अब इसमें प्रातः क्रिया विशेषण है और प्रातः शब्द को लिख करके इसको बता दिया क्रिया विशेषण। और ये कैसा है? समय का बोध करा रहा है। मैं सुबह प्राणायाम करता हूँ, मैं 8 बजे प्राणायाम करता हूँ, मैं शाम को प्राणायाम करता हूँ, ऐसे शब्द आते हैं तो ये काल का बोध करा रहे हैं। इसलिए प्रातः शब्द क्रिया विशेषण और कालबोध क्रिया विशेषण। सिर्फ कालबोध लिखिए, चाहे इसके आगे कालबोध क्रिया विशेषण हो लिख दीजिए, एक ही बात है। तो ये कालबोध क्रिया विशेषण। और इसमें दूसरे के लिए फिर दूसरा वाक्य लिखा है मैंने,
राम और श्याम भाई हैं, या सीता की बहन गीता है, आदि आदि। सीता और गीता सगी बहन हैं। इसमें ये और शब्द जो है, राम और श्याम संज्ञा शब्द हैं, इनको और शब्द जोड़ रहा है। अतः ऐसा शब्द जो दो क्रियाओं को, दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ते हैं, वो संयोजक शब्द होते हैं। और वो समानाधिकरण के, बराबर के अधिकार के वाक्यों को, शब्दों को जोड़ रहे हैं, तो उसका भेद हमने सीखा था, समानाधिकरण, समुच्चयबोधक अव्यय। तो ये और शब्द जो है, ये यहाँ समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय है। और उसका कौन सा भेद है, इसके हमने कई भेद सीखे थे, लेकिन मुख्यतः दो याद रखिए, संयोजक या विभाजक। यदि वो जोड़ता है तो संयोजक समानाधिकरण है, और किंतु परंतु लेकिन आदि से यदि उस वाक्य को अलग करता है तो विभाजक समानाधिकरण है। इसलिए यहाँ और जो है समानाधिकरण समुच्चयबोधक है, समुच्चयबोधक अव्यय है, पूरा लिखिए, समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय। और कैसा भेद है उसका, संयोजक अव्यय। और तत्पश्चात हम आते हैं तीसरे बिंदु पर। वाक्य लिखा है, गाड़ी समय से पहले आ गई, यानी इसमें गाड़ी को क्रिया आना जो है वो समय से पहले बताई है, यानी से पहले। ये इसमें संबंधबोधक अव्यय के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। जैसे आपके सामने मेरा मकान है, यहाँ सामने शब्द जो है संबंध बोध कर रहा है। मेरी पुस्तक तुम्हारे पास है, अब इसमें पास शब्द जो है ये संबंध बोधक अव्यय का बोध करा रहा है। इसलिए जहाँ किसी चीज़ से किसी को जोड़ा जाता है वहाँ संबंध बोधक अव्यय मान के चलिए। तो गाड़ी समय से पहले आ गई, इसमें गाड़ी संज्ञा के समय का विशेषता बता रही है। इसलिए यहाँ कहेंगे काल बोधक संबंध बोधक अव्यय, काल का बोध करा रही है, काल बोधक संबंध बोधक अव्यय। और गाड़ी संज्ञा के समय की विशेषता बता रही है, इसलिए ये काल बोधक संज्ञा विशेषण हुआ। और इसी पर चौथा बिंदु हम लेते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मय माने आश्चर्य, अचंबा, लेकिन यहाँ सारे हर शौक के, सुख दुख के सब बातें जो हैं वो विस्मय में शामिल होंगी। इसलिए विस्मयादि बोध के लिए मैंने एक वाक्य लिखा है, वाह कितना सुंदर है, अरे ये क्या करते हो, हाँ राम मैं क्या करूं, आदि आदि शब्द जो भी आते हैं उनमें ये चिन्ह लगाइए, विस्मयादि चिन्ह है। ये विस्मयादि बोधक चिन्ह जो है निश्चित रूप से आप उसके आगे लगाइए, अन्यथा तो वो शब्द गलत हो जाएगा। वह कितना सुंदर है, ये वह शब्द जो है हर्ष सूचक है, खुशी का सूचक है, इसलिए वह हर्ष सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय है। और इस प्रकार पद परिचय नामक प्रकरण को हमने सहज हल किया। और ये हमारी एक जांच थी, परीक्षा थी कि हमने व्याकरण में जो पीछे जो बिंदु पढ़े हैं शब्द भेद के, उनका ज्ञान इसमें, समग्र ज्ञान इसमें पूछा जाता है हमसे, और ज्ञान होने पर ही हम इसका सही पद परिचय कर सकते हैं। चाहे कितने भी बिंदुओं का कराएं, इस तरह से ज्ञान की प्रक्रिया को अपनाते हुए अभ्यास कीजिए। और आपके पाठ्य पुस्तकों में दिए हुए अभ्यास से और अभ्यास लीजिए। आपका भला हो। नमस्कार।